Good morning, friends. I am Avinash Ghurpade, and yesterday I taught you two stanzas of the poem "She Walks in Beauty" by Lord Byron. I told you that कि ये poem किस तरह से compose की गई है. I think 1814 में कोई एक पार्टी अटेंड की थी लॉर्ड बायरन ने, और उस पार्टी में एक लेडी थी एनी विलमोंट करके. तो उसको देख के मतलब शी स्ट्राइक्स हिज माइंड एंड देन ही कंपोज द एंटायर पोएम. तो उसी का बचा हुआ एक स्टांजा जो स्टांजा नंबर 3. ईच स्टांजा कंटेन्स 6 लाइन्स. So there are 3 stanzas. This is the last stanza. Let's see the explanation and also see the thematical and technical aspect of this poem. So I taught you yesterday that poet mesmerized with the beauty of that lady. Okay, and also poet describes the entire scenario around her, कि वो किस तरह से सब सिनारियो है. वो पूरी चीज़ें मैंने आपको कल बताई है. तो आज सिर्फ थर्ड स्टांजा के ऊपर फोकस करते हैं. एंड ऑन द चीक एंड ओवर दैट ब्रो सो सॉफ्ट सो कॉल्म एट एलोगेंट. तो मैं ये जब पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि पोएट इज डिस्क्राइबिंग द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दैट लेडी. तो वो दिखती कैसी है और क्या क्या चीज़ है. एंड ऑन द चीक आपको पता है दिस इज कॉल्ड द चीक, दिस इज चीक एक्चुअली. एंड ओवर दैट ब्रो, और ब्रो का मतलब यहाँ फोरहेड है. फोरहेड का मतलब हम इसको फोरहेड बोलते हैं. ओके, एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो सो सॉफ्ट सो काल्म एट एलोक्वेंट. तो वो इतना सॉफ्ट है, इतना काल्म है. मतलब वी कैन सिंपली जज द टेम्परेमेंट ऑफ अ पर्सन सिंपली बाय ऑब्जर्विंग द फोरहेड. इसको मतलब ब्रो को ऑब्जर्व करके वी कैन आइडेंटिफाई दैट कि वेदर दैट पर्सन इज कूल और एंग्री और समथिंग. ये सब चीज़ें हमें इससे पता चल जाती है. तो इसको देखने के बाद उसको लगता है कि शी इज सो कूल एंड काल्म, एलोगेंट है, ब्यूटीफुल है. ये सब चीज़ें ये 2 लाइन्स में बता रहे हैं. ओके, द स्माइल दैट विन द टिंट्स दैट ग्लो. उसकी स्माइल है, हर स्माइल कैन विन द वर्ल्ड, हर स्माइल कैन विन एनीबडी. तो स्माइल दैट विन द टिंट्स, टिंट्स का मतलब यहाँ कलर हम ले सकते हैं. द टिंट्स दैट ग्लो, और उसका जो कलर है स्किन का वो ग्लो कर रहा है. क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है. इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन है. बट टेल ऑफ अ डेज इन अ गुडनेस स्पेंड. और ये सभी चीज़ें ऊपर की, द काइंड ऑफ ब्यूटी शी हैज़, द काइंड ऑफ एलिगेंस शी हैज़, which tells us that definitely she must have done good thing in the past. She must have done good things in the past. Tales of her days in a goodness spent. उसने अच्छे दिन स्पेंड किए गए होंगे तभी ये सब चीज़ें उनके पास है. मतलब she must have done good things. लास्ट के 2 लाइन्स, a mind at a peace with all below. अभी in the last 2 lines poets are turning towards the inner beauty. Poets is talking about inner beauty of that lady. Basically whenever we talk about beauty, so we can see the beauty outwardly, appearance, outward appearance, physical appearance, and the inner beauty which is very important. तो यहाँ inner beauty की भी बात कर रही है कि the kind of lady she is, a mind at peace. तो उसका mind जो था वो बहुत ही शांत था. विथ ऑल बिलो, और बिलो, ऑल बिलो का मतलब नीचे का मतलब नहीं. शी इज सो काल्म, और वो शी इज नॉट हॉट टेम्पर्ड और शी इज नॉट इन एनी वरी. तो वो बिल्कुल ही शांत थी. विथ ऑल बिलो का मतलब डाउन टू अर्थ थी, लाइक विथ ऑल बिलो. देन अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंस. और उसके बाद जो हार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस और लवली था, ऐसे वो बोल रहे हैं. तो ये लास्ट वाली लाइन्स है. तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लेडी, फिजिकल डिस्क्रिप्शंस एंड इनर ब्यूटी आल्सो. तो देर इज अ कॉम्बिनेशन और देर इज अ हार्मोनी ऑफ, दिस इज परफेक्ट सेंटेंस, दिस इज अ हार्मोनी ऑफ आउटर ब्यूटी एंड इनर ब्यूटी ऑफ दैट लेडी. So this entire composition is based on the description, beauty and inner quality of that lady, Anne. Okay, तो इसी पे ये poem है. This poem is composed in a romantic tone actually. There are numerous things that we need to understand.
Okay, maybe the interpretation of every lines you may have a different interpretation once you read this, या किसी और को कुछ अलग भी लग सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका यही मीनिंग इस पोएम का बनता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, यहाँ कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी आपको दिए गए, जो मैं आपको डिटेल वीडियोस में बताऊंगा इस पूरे पोएम में क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए। फिलहाल थोड़ा सा चीज़ समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ कि यहाँ जो एग्जाम्पल यहाँ दिया गया हुआ है कि और दैट ब्रो सो सॉफ्ट काल्म एट इलोकेंट, ओके, देन स्माइल दैट विंस, ये यहाँ एक है स्माइल दैट विंस, स्माइल कैन नॉट विन, अ पर्सन और ह्यूमन बीइंग विंस समथिंग, तो वो विन करता है, लेकिन स्माइल कभी कोई चीज़ें विन नहीं करती है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये कोई पर्सन नहीं है जो विन करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ वो विन कर रहा है, तो ये स्माइल को पर्सोनिफाइज किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? पर्सोनिफिकेशन, दिस इज पर्सोनिफिकेशन, तो इसको पर्सोनिफाइज किया गया है, ये हमें समझ में आता है। अनदर थिंग इज दैट कि आप देख सकते हैं यहाँ चिक है, ब्रो है, ये वर्ड यूज किए गए, चिक, ब्रो, और भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए गए। तो वेन एवर वी रीड दिस वर्ड, यू नो, सो इट अपील्स टू आवर सेंसेस, तो ये इमेजरी है, ये क्या है? इमेजरी। हम इसकी बात करते हैं तो ये भी है इमेजरी, ये भी इमेजरी है, ओके। इमेजरी इसलिए है, इमेजरी मतलब वो पढ़ने के बाद इमेज हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, तो इट अपील्स टू अवर सेंसेस। वेन एवर अ वर्ड और अ फ्रेज और आइडिया समथिंग, वो पढ़ने के बाद वो अपील करती है, वो इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है, तो इट्स अ इमेजरी, तो ये इमेजरी है, ओके। और एक चीज़ इसमें हमें पढ़ने वाली चीज़ है, वो है राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, जो आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइमिंग स्कीम, इसकी राइमिंग स्कीम हम कैसे देंगे? सबसे पहले अविनाश सर हमें ये बताओ कि राइमिंग स्कीम के लिए हमें लेटर यहाँ ए लेना है कि बी लेना है? तो ऑब्वियसली आपको ए बी नहीं लेना है, आपको स्टांजा नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया था, स्टांजा 1, और स्टांजा 1 में थे 6 लाइन्स, तो 6 लाइन को मैं ऐसे 1 3 4 5 6, तो पहले लाइन को आता है उसका ए, दूसरे लाइन को आता है बी, तीसरे को है ए, फिर है बी, फिर से एक बार ए और फिर से एक बार बी है। सो दिस इज स्टांजा नंबर 1 राइमिंग स्कीम आई एम टॉकिंग अबाउट। लेट मी टॉक अबाउट स्टांजा नंबर 2। उसमें भी 6 लाइन्स है, 1 2 3 4 और एक 5, और मुझे 6 भी देनी पड़ेगी, तो यहाँ आ नहीं रहा, तो आई विल राइट इट समवेयर, जस्ट अ मिनट। स्टांजा नंबर 2 मैं कहाँ लिख लूँ? इस साइड में लिख लेता हूँ मैं, ओके। दिस इज स्टांजा नंबर 1, ए बी ए बी ए बी। लेट अस सी स्टांजा नंबर 2। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, इसकी राइमिंग स्कीम कैसे है? जैसे ए बी है, तो इसकी राइमिंग स्कीम है सी डी सी डी सी डी, ओके, 1 2 3 लाइक, हाँ। तो इसका स्टांजा नंबर 2 का ये राइमिंग स्कीम है। स्टांजा नंबर 3 मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज स्टांजा नंबर 3, इसका राइमिंग स्कीम मुझे यही देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इसका राइमिंग स्कीम मैं आगे से स्टार्ट कर, सी डी के बाद ई आ जाएगा, ओके। तो ये आएगा ई, और ब्रो एलोगेंट, ये अलग प्रोनाउंस कर रहा है, तो यहाँ आएगा एफ, ई एफ। फिर ग्लो है, ग्लो प्रोनाउंस लाइक ब्लो, ओके, तो ये यहाँ पे भी ई आएगा। देन ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है। स्पेंड ये एलोगेंट जैसा प्रोनाउंस कर रहा है, इसलिए यहाँ एफ आएगा। बिलो ये ग्लो और ब्रो जैसा प्रोनाउंस कर रहा है, इसलिए यहाँ ई आएगा। इनोसेंट, यू नो, प्रोनाउंस लाइक स्पेंट एलोगेंट, तो यहाँ आएगा एफ। तो इसका आया है ई एफ ई एफ ई एफ। तो स्टांजा नंबर 3 जो आएगा वो रहेगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन्स है, तो आएगा ई एफ ई एफ ई एफ, ओके।
तो AB, CD, EF. Like we have a rhyming scheme of this, poem. Now, just in order to understand the brainstorming activities of this poem, we need to learn few questions. There are certain difficult questions and also poetic device that I need to explain you. So I'll explain you on the board itself. Okay. So this is all about this poem. I have taught you 3 stanzas of this poem. Poem is short and lyrical, but very interesting actually. So you need to watch my video regularly. Simply take out your pen, pencil and notebook and try to write down the paraphrase of all 3 stanzas. This will be good for your examination. Okay. Thank you so much. We will see that the next portion of brainstorming over the board. Thank you again.